कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर एक और नए अच्छे से प्यारे से लेक्चर के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा जाए तो जिस लेक्चर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उस लेक्चर का नाम है जीव जगत। मतलब देखा जाए तो आप लोग ये बात कर सकते हो कि एग्जैक्टली इस पृथ्वी के ऊपर क्या चीज़ उपस्थित है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले एक चीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है जीव जगत। और देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग बोल सकते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में तो हम लोग केवल और केवल जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो चीज़ क्या होगी? सजीव। दोस्तों हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसका नाम है सच में बायोलॉजी। आप लोगों ने बचपन से ये वाला वर्ड सुना होगा जिस चीज़ को हम बोलते हैं साइंस। एक्चुअली देखा जाए तो साइंस के अंदर तीन चीज़ होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। मगर देखा जाए तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम केवल और केवल फिजिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ यांत्रिक किस्म की चीज़ें हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो रसायन संबंधी कुछ बातें हैं। और अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की तो वहाँ पे बात होगी जीव के बारे में। दोस्तों पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस चीज़ का नाम होता है जीवन। जीवन का मतलब होता है लाइफ, यानी कि प्रकृति के ऊपर अगर देखा जाए तो दो प्रकार की चीज़ें उपस्थित हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है सजीव और एक हो सकती है निर्जीव। अगर मैं आज आपके सामने बात करूं तो मैं इस चौक के बारे में बात कर सकता हूं दोस्तों। और ये चौक नो डाउट आप सबको जैसा दिख रहा है वैसा मेरे को दिख रहा है। और ये जो चौक है दोस्तों, ये चौक कैसा है? निर्जीव। दोस्तों हम सभी लोग सजीव होते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए सजीव और निर्जीव में। क्या सजीव और निर्जीव एक ही होते हैं? क्या किसी भी चीज़ को आप सजीव और किसी भी चीज़ को आप निर्जीव बोल सकते हो? तो दोस्तों बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल में। अगर मैं नीट एग्जाम के बारे में बात करूं तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन तो आता ही है। और अगर एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों तो हमारे लिए तो भैया वो चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करूं तो प्रकृति के ऊपर जीवन जिसको हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बायोलॉजी में दो प्रकार की चीज़ होती है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। तो दोस्तों एक चीज़ जिसे आप बोलते हो बॉटनी, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो पादप विज्ञान, और एक चीज़ होती है दोस्तों जूलॉजी, इसका मतलब जंतु विज्ञान। दोस्तों विज्ञान इनमें से चाहे कोई से प्रकार क्या हो, चाहे वो पादप विज्ञान हो चाहे जंतु विज्ञान हो, मगर आप लोगों को एक बात याद रखनी है। और वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ ये है कि अगर वो जंतु भी है या पादप भी है तो वो कहीं ना कहीं सजीव ही होगा। जब ही हम इसके बारे में उस चीज़ का क्या कर रहे हैं? अध्ययन। तो हम लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि प्रकृति के अंदर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है पादप, एक होता है जंतु। देखा जाए तो इसके अलावा भी आप लोग चीज़ पढ़ चुके हो कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सूक्ष्मजीव बोलते हैं। एक ऐसी चीज़ जो नग्न आंखों से नहीं दिख सकती। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सजीव बोलते हो तो आप क्यों बोलते हो? दोस्तों याद करिएगा कि कोशिका वाले चैप्टर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है। आप लोगों ने मेरे प्यारे साथियों ये चीज़ देखा है कि आखिर आप कोशिका किससे कहते हैं? आप बोलते हैं कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल बोलते हैं। तो आखिर कोशिका के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? दोस्तों इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे सजीव के बारे में। इसका मतलब आगे जो सजीव होते हैं उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें सजीव कहते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे ये चीज़ कह सकता हूं कि प्रकृति के ऊपर दो प्रकार के जीव उपस्थित होंगे। या तो दोस्तों एक उपस्थित होंगे जिन्हें हम बोलेंगे सजीव और एक निर्जीव। तो अगर मैं जीवन की बात करूं, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं लाइफ के बारे में, तो
तो दोस्तों जीवन के अंदर मतलब जो जीव होगा उसके अंदर आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण होंगे जिससे आप उसे सजीव कहते हो, आइए वो देखते हैं। दोस्तों मैं कुछ लक्षणों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला लक्षण जो साथियों यहां पे मैं रख सकता हूं उसका नाम है वृद्धि, और जो दूसरा लक्षण है उसे हम बोलते हैं जनन। दोस्तों वृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही समझे आप, वृद्धि को बोलते हैं हम ग्रोथ, और जनन को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अगली चीज दोस्तों, अगली बात आती है कुछ 3 इस तरफ, जिनमें से एक हम यहां लिख देंगे, दूसरी चीज बिल्कुल बीच में, और तीसरी चीज यहां पर। दोस्तों इसमें एक चीज तो होगी जिसे आप बोलते हो चेतना, एक होगा जिसे आप बोलते हो कोशिका का संगठन, और जो दोस्तों आप तीसरा रख सकते हो, उस तीसरे का नाम क्या है, उस तीसरे का नाम है उपापचय। दोस्तों तीनों के इंग्लिश में नाम, कोशिकीय संगठन का मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे आप बोल सकते हो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चेतना को आप बोल सकते हो कॉन्शियसनेस, और उपापचय को आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म। दोस्तों अगर आप बात करोगे कभी भी किसी भी जीव की, तो आप बोलेंगे कि किसी भी चीज़ को जीव क्यों कहते हैं। दोस्तों आज मैं इसको माइक बोलता हूँ, इसको वॉच बोलता हूँ, जो जिस पे मैं लिख रहा हूँ उसे मैं बोर्ड बोलता हूँ, मैं जिससे लिखता हूँ उसे मैं चौक बोल सकता हूँ। इसका मतलब हर किसी चीज़ के अलग अलग नाम क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार की विशेषता है। दोस्तों मैं इसे चौक नहीं बोल सकता, मैं इसे माइक नहीं बोल सकता, इसका मतलब हर किसी चीज़ में कुछ विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके से हम उस चीज़ का नाम रखते हैं। बात क्लियर अच्छे से? चलिए अब दोस्तों सबसे पहली बात यह आती है कि आप किसी भी चीज़ को सजीव कहते हो तो क्यों कहते हो, उसके लिए ये सब चीज़ें हैं। मगर दोस्तों इसमें 2 लक्षण ऐसे हैं जो पूरी तरह से सजीवता को स्पष्ट नहीं करते। मैं लिखूंगा ना तो आप कहोगे अबे यार सर सच में ये बात है। बिल्कुल देखिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो मैं आपसे बोल सकता हूँ वृद्धि और जनन ये दोनों विशिष्ट लक्षण नहीं है। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूंगा इन तीनों की, तो दोस्तों मैं लिखूंगा कि ये क्या चीज है, विशिष्ट लक्षण है। इसका मतलब ये तो विशिष्ट लक्षण है जबकि वो दोनों विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्या आप में से मेरे कोई भी प्यारा दोस्त ये चीज बता सकता है कि वो विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है? क्या सजीवों के अंदर जनन नहीं पाया जाता? क्या सजीवों के अंदर वृद्धि नहीं पाई जाती? जब सजीवों के अंदर जनन पाया जाता है, जब सजीवों के अंदर वृद्धि पाई जाती है, तो आखिर हम इन दोनों को विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं बोल रहे? हमने ऐसा क्यों बोला कि ये लक्षण हो भी सकते हैं और नहीं भी? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि जीव के अंदर जनन नहीं है और वो सजीव है? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि कोई निर्जीव है उसमें वृद्धि है? कर सकते हो? सोच के देखो। और आपके सोचने के लिए आपके पास टाइम भी है, आराम से सोच सकते हैं आप इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अब जो अगला वाला हमारा टॉपिक है वो एग्जैक्टली इसी के बारे में है, जिसका नाम है वृद्धि और जनन। तो दोस्तों अभी के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने समझा कि अगर आप किसी भी चीज़ को सजीव कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ विशिष्ट लक्षण होने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आइए ज़रा बात करते हैं एक एक करके इन सभी विशिष्ट लक्षणों के बारे में। बहुत ही तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से डट जाओ, समझ जाओ, बिल्कुल बाहुबली बन जाओ, बाहुबली। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मिलते हैं फिर, फटाफट से
इसी के अगले सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए तो चलिए ज़रा आगे चलते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। आइए इसी टॉपिक को सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों, अब जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है वृद्धि, या जिसे आप क्या कहते हो, ग्रोथ। दोस्त ग्रोथ का मतलब है क्या? ग्रोथ का मतलब है, पहले हम छोटे थे, बड़े हो गए, ग्रोथ। पहले आपको 10 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, अब 100 रुपये मिलती है, ग्रोथ। पहले देखा जाए तो आपके पास एक छोटी साइकिल थी, अब आपकी साइकिल बड़ी हो गई, ग्रोथ। वैसे साइकिल बड़ी नहीं हो सकती, चलो कोई नहीं, फिर भी आपकी बड़ी हो गई, ग्रोथ। दोस्तों, वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आयतन में, उसके भार में, उसके आकार में धनात्मक बढ़ावा होना। यानी कि जब धनात्मक रूप से कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं वृद्धि। दोस्तों, देखा जाए तो सजीव में वृद्धि हमेशा धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। ये 2-3 चीज़ें मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ वो क्या? दोस्तों, जो वृद्धि होती है, पहला पॉइंट कि जो वृद्धि होगी वो कैसी होगी? धनात्मक। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज़ का आकार बढ़ना, उसका आयतन बढ़ना, उसका भार बढ़ना। यानी कि अगर कभी भी आपको ये तीनों चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे तो याद रख लेना दोस्तों, एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है? एक ही चीज़ हो रही है, जिसका नाम क्या है? वृद्धि। आकार बढ़ रहा है दोस्तों, पतले पतले थे, बड़े जा रहे हो, रुक नहीं पा रहे, वृद्धि हो रही है। आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है आपका, छोटे थे, बड़े हो गए, वृद्धि हो रही है। तो ये जो वृद्धि होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ पे क्या है? निर्भर। बात सही है दोस्तों। वृद्धि जो होगी वो आपकी कोशिका में इसलिए होंगी क्योंकि आपकी कोशिकाओं में बहुत सारी उपापचयी और अपचय क्रियाएं चलती रहती हैं। अगली बात दोस्तों, शरीर में उपापचयी व अपचयी क्रियाओं के कारण वृद्धि होती है। मगर याद रखिएगा, वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण कभी भी नहीं है। ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट तरीके से लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। दोस्तों, मैंने जो बात लिखी है इस बात के लिए मैं आपको एक आंसर भी दे सकता हूँ। पता है, अगर देखा जाए तो वृद्धि 2 प्रकार की होती है और आपका आंसर मेरी इसी अगले पॉइंट में है। वृद्धि जो 2 प्रकार की होगी उसमें एक प्रकार की वृद्धि होगी जिसे हम बोलेंगे आंतरिक वृद्धि, और दूसरे कौन सी होगी? बहुत बढ़िया, शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए, क्या बात है। एक तो होगी आंतरिक वृद्धि और दूसरी वृद्धि होगी बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि को हम बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ और बाह्य वृद्धि को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। दोस्तों, नाम से वैसे पता लग रहा है आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि क्या है। याद रखिएगा, आपके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि कैसी है? आंतरिक वृद्धि। मगर आपने कभी भी रेत का टीला देखा है? रेत का टीला पहले छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। वृद्धि कौन सी है? बाह्य वृद्धि। तो आपके अंदर दोस्तों जो वृद्धि होगी वो होगी आंतरिक वृद्धि। यानी कि हम लोगों में या सजीव में जो वृद्धि देखने को मिलती है वो वृद्धि कौन सी होती है? आंतरिक वृद्धि। ठीक है। और बाह्य वृद्धि क्या चीज़ होती है? अभी आपको बताया दोस्तों। बाह्य वृद्धि का मतलब है कुछ ऐसी वृद्धि जिस वृद्धि के अंदर बाहरी रूप से चीज़ बढ़ रही है, जैसे रेत का टीला। देखियो रेत का टीला, देखियो ना, ऐसा होता है, बाहर से धूल मिट्टी उड़ी,
ऐसे हो गई। मगर दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हो, क्या मैं वृद्धि को बोल सकता हूँ कि केवल सजीव में वृद्धि पाई जाएगी? नहीं ना, क्योंकि आपको निर्जीव में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका मतलब जो वृद्धि है वो एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ निर्जीव हो मगर उसके अंदर वृद्धि पाई जाए, तो इसका मतलब निर्जीव के अंदर भी वृद्धि मिल सकती है। मगर याद रखिएगा, सजीव के अंदर जो वृद्धि मिलती है वो सामान्य रूप से आंतरिक वृद्धि होती है, और निर्जीव के अंदर जो वृद्धि मिलती है वो सामान्य रूप से बाह्य वृद्धि होती है। बात क्लियर? आगे चलें। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी कि एक सजीव और एक निर्जीव को आप आंतरिक और बाह्य वृद्धि के द्वारा कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। ठीक है भाई, अगले चलते हैं। दोस्तों आगे की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे ये चीज़ बोल सकता हूं कि अगर आपकी कोशिका में वृद्धि होगी तो उसके बाद दोस्तों एक चीज़ होगा जिसका नाम होता है कोशिका का विभाजन। यानी कि कभी भी अगर आपकी कोशिका वृद्धि करती है तो उसके बाद दोस्तों एक चीज़ तो 100% होगी, वो होगा विभाजन। तो वृद्धि के बाद ही दोस्तों होता है कोशिका विभाजन। तो ये वाली बात आप वैसे बहुत अच्छे से जानते हो, मगर फिर भी जरा मैं ये वाली चीज़ आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें नोट कर ली होंगी, इसको रब किया जा सकता है, कर दूँ रब? ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ वो बात क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो वृद्धि होती है वो वृद्धि आप जो करते हो वो कैसे करते हो। आप दोस्तों ये बोल सकते हो कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ की वृद्धि होगी, वृद्धि, तो दोस्तों वृद्धि के बाद एक चीज़ ज़रूर होगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है विभाजन। दोस्तों विभाजन का मतलब होता है डिवीज़न। अब आप कहोगे सर जरा ये वाली चीज़ क्लियर कर दो। देखो भाई कितना आसान है। मान लीजिए अगर कोई भी कोशिका है, अगर दोस्तों इसको विभाजन करना है और एक कोशिकाओं से दो कोशिका बनानी है तो कहीं ना कहीं इसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वृद्धि करनी पड़ेगी। वृद्धि करने के बाद ये कोशिका थोड़ी सी आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और बड़ी होने के बाद ये कोशिका अब क्या कर देगी? आगे जाके दो कोशिकाओं में विभाजन करके दो कोशिका बना लेगी। जो ये कोशिका है इसे हम बोलेंगे मातृ कोशिका, और जो दो कोशिका यहां बन रही है इसे हम बोलेंगे संतति कोशिका। तो दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, आप वृद्धि आपको करनी ही करनी है। अगर आपने बिना वृद्धि के कोशिका को विभाजन करते रहे, मान लो ये आगे वृद्धि कर ही नहीं रही, विभाजन कर रही है, तो धीरे 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 आकार छोटा होता जाएगा। भाई अगर ये कोशिका है तो इससे बनने वाली दो कोशिकाओं का आकार इस कोशिका से तो छोटा ही होगा। तो ये कोशिका आप विभाजन कर लेती है, वृद्धि करती नहीं है, तो मानते हो क्या ये जीवित रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये जीवित नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे भैया? चीज़ें खत्म हो गई। तो इसका मतलब आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब कभी भी आप वृद्धि को दिखाते हो तो उसके बाद कोशिका क्या करती है? विभाजन। और दोस्तों आपके शरीर में ध्यान दीजिएगा, अब एक लाइन का और, आपके शरीर में जिस तरीके से जो विभाजन हो रहा है और जिसके बाद आपका आकार बढ़ रहा है, आप छोटे थे बड़े हो रहे हो, इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अगर कभी भी आपसे कोई भी पूछता है कि आपके शरीर का आकार बढ़ रहा है वो कौन से विभाजन से, तो दोस्तों याद रखिएगा वो होता है समसूत्री विभाजन। सम मतलब समान, सूत्र मतलब गुणसूत्र, यानी कि समान अगर गुणसूत्र उपस्थित होंगे तो उसी विभाजन को हम क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। अगर एक कोशिका के पास गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उससे बनने वाली दो कोशिका के पास भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। इसी प्रकार के विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। बात क्लियर? तो दोस्तों वृद्धि होगी तो विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री। कितने प्रकार के विभाजन हो सकते हैं? दो। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक विभाजन अंदर होंगे, बाह्य विभाजन बाहर होंगे। विभाजन क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर में उपापचय और अपचय क्रियाओं की वजह से आकार और आकृति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विभाजन करना जरूरी होता है। बात सही है? ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। आगे एक और चीज़, और जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आगे चीज़ है कि वृद्धि और भी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक बात और, वृद्धि के प्रकार। दोस्तों वृद्धि के यहाँ पे दो प्रकार हैं। एक तो है अनियमित वृद्धि, और एक है नियमित वृद्धि। अनियमित का होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, चले जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही,
वृद्धि कौन सी? अनियमित वृद्धि। दोस्तों क्या होती है अनियमित वृद्धि, उसको समझते हैं। अनियमित वृद्धि का मतलब होता है कि कुछ ऐसी वृद्धि जिस वृद्धि में आप लगातार विभाजन करते हो, कोशिका कभी रुकती ही नहीं है, कोशिका हमेशा विभाजन करती जाती है, तो वृद्धि कौन सी है? अनियमित। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। ज़्यादातर इस प्रकार की वृद्धि पादप के अंदर आपको देखने को मिलती है, किसमें? विभज्योतकी कोशिकाओं में। विभज्योतकी कोशिका, विभज्योतकी कोशिका को आप बोलते हो इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक सेल। मगर वहीं अगर मैं बात करूं नियमित वृद्धि की, तो आपके शरीर में जो वृद्धि हो रही है ज़्यादातर कोशिकाओं में कौन सी वृद्धि है? नियमित वृद्धि। जैसे मनुष्य शरीर में होने वाली वृद्धि, दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि आप बढ़ते ही जा रहे हो। एक समय ऐसा आता है जब हम रुक जाते हैं, एक समय ऐसा आता है जब हमारी हाइट रुक जाती है। 10 साल तक कितने थे, 15 तक कितने हुए, 20 तक कितने हुए, 25 तक कितने हो गए, मान लो 20, 22, 23 तक कितने हो गए। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि 30 में इतने हो गए, 40 में इतने हो गए, 50 में पता लग रहा है खोपड़ी तो तुम्हारी सेकंड फ्लोर पे जा रही है। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वृद्धि कैसी है? नियमित वृद्धि। जबकि एक प्रकार की वृद्धि और होती है जो दोस्तों नियमित वृद्धि नहीं है, जो है पादप में। पादप में जो पादप का शीर्ष होता है, एक ही बात बता रहा हूँ, वो पादप का शीर्ष जो होता है लगातार वृद्धि करता जाता है, ये होती है अनियमित वृद्धि। विभज्योतकी ऊतक जो लगातार विभाजन का कार्य करते हैं, और इस प्रकार के ऊतकों में जो वृद्धि है वो कैसी वृद्धि है? अनियमित वृद्धि। दोस्तों वृद्धि पादपों में, जंतुओं में रुक भी जाती है। मतलब हमारे शरीर में देखा जाए तो हमारे शरीर में लगातार वृद्धि इस वजह से नहीं होती है, मगर अगर देखा जाए तो वृद्धि जो होती है वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। बाह्य कारक भी होते हैं और आंतरिक कारक भी होते हैं। हो सकता है आपके जीन के अंदर कुछ ऐसा हो कि आपकी कोशिका ज़्यादा विभाजन कर नहीं रही हो, वृद्धि नहीं हो रहा हो सकता है ऐसा हो कि कोई बाहर से दबाव पड़ रहा हो जिसकी वजह से वृद्धि नहीं हो रही हो। तो वृद्धि के लिए आंतरिक कारक और बाह्य कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सो दोस्तों एक ही बात होती है कि अगर आप कभी भी वृद्धि के बारे में बात करें तो आप ये बात जरूर बोलेंगे जो वृद्धि है वो आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकती है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। गॉट दिस? समझ में आ गई मेरी बात? तो वृद्धि के लिए मैंने अभी आपको जो भी चीज़ बताई वो आपको क्लियर है। याद रखिएगा वृद्धि एक विशिष्ट गुण नहीं है, क्योंकि सजीव में भी मिल सकता है, निर्जीव में भी मिल सकता है, इसलिए वृद्धि एक नियत प्रकार का गुण नहीं होता है। गॉट दिस? चलें आगे। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फटाफट से आगे चलते हैं। पता है मज़ा किस चीज़ का है? मज़ा इस चीज़ का है कि आसान इजी चैप्टर और इजी हो जाए, और टफ चैप्टर तो इजी हम कर ही देते हैं। टेंशन फ्री, मस्त रहने का, बस पढ़ते रहने का, बिंदास रहने का और मस्त रहने का। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। मिलते फिर अगले एक और चीज़ को लेके। कहो तो जनन को ले आए क्या? रिप्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, लेके आते हैं, फटाफट से नोट करिए। तो चले फिर अब दूसरी जगह पे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये बात कर ली है कि आखिर वृद्धि क्या चीज़ होती है, ठीक है? आखिर वृद्धि किस तरीके से पादप को या जंतुओं के अंदर आखिर किस तरीके से वृद्धि होती है, हमने उसके बारे में बात बहुत अच्छे से कर ली है। अब जरा हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। और दोस्तों जो अगली चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए, जिस चीज़ का नाम है दोस्तों जनन। क्या नाम है? जनन। दोस्तों जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दोस्तों रिप्रोडक्शन में दो शब्द मिले हुए हैं, जिसमें एक शब्द है जिसका नाम है री और दूसरा शब्द है जिसका नाम है प्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का वापस बनना, और इसी चीज़ को आप लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि जब कोई चीज़ वापस बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं दोस्तों। बात सही है? अब देखिएगा ज़रा क्या चीज़ होती है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका मोबाइल टूट जाता है और आप उसको सही करवाने जाते हैं, तो आपका रास्ते में आपका दोस्त मिल गया और वो आपसे पूछता है कि यार एक बार बताओ ना, मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हो? तो आप यही बोलते हो मोबाइल तो मैं प्रोडक्शन करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, या रिपेयर करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। पेयर या रिपेयर? बिल्कुल सही है दोस्तों, आप बोलते हो मैं मेरे मोबाइल को रिपेयर करवाने के लिए लेके जाता हूँ।
दोस्तों यानी कि कोई चीज़ अब पहले से बनी हुई है और उसको वापस से मान लो आप बना रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव होगा, वो जीव अपने समान संतति पैदा करता है और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जनन। तो दोस्तों इस जनन में आप एक पॉइंट याद रखिएगा, क्या, अपने समान संतति पैदा करने की क्षमता। तो दोस्तों कोई भी चीज जो अपने समान संतति पैदा कर सकती है उसे ही हम बोलते हैं जनन। और ये जनन दोस्तों हर किसी जीव के अंदर पाया जाएगा, वो चाहे जीव एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो। हर किसी के अंदर मेरे प्यारे साथियों एक चीज जरूर मिलेगी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। बात सही है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो जनन सभी जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर जनन कुछ और प्रकार का, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर जनन कुछ और प्रकार का, ठीक है। मगर उस बात को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, और वो एक चीज़ ये है दोस्तों, ये जो जनन होता है ये एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, विशिष्ट लक्षण नहीं। और दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सजीव है मगर उनके अंदर जनन नहीं है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको उदाहरण की बात करूं तो ऐसे जीव जिनके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, जैसे दोस्तों जो नर होते हैं वो बंदे होते हैं, या फिर दोस्तों अगर हम खच्चर की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें नर ड्रोन दोस्तों मधुमक्खी के अंदर होती है, मधुमक्खी। तो ये तीनों चीज़ एक्चुअली अगर देखा जाए तो तीनों एग्जाम्पल है किस चीज़ के, ये इस चीज़ के एग्जाम्पल है कि सच में अगर देखा जाए तो जनन जो होता है वो जनन सजीव के अंदर मिल भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कुछ नर और कुछ मादा, इनमें जनन करने की क्षमता ही नहीं होती, यानी कि इनके अंदर या तो शुक्राणु नहीं बनते, अंडाणु नहीं बनते। ऐसी स्थिति में आप क्या बोल सकते हो, क्या वो नर सजीव नहीं है? बिल्कुल सजीव है, मगर उसके अंदर जनन नहीं है। खच्चर, पता होगा दोस्तों आपको खच्चर क्या चीज़ होती है, जिसे हम म्यूल बोलते हैं, म्यूल MULE। और म्यूल जो होता है इसके अंदर सजीव होते हुए भी जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। अगली जो चीज़ है वो है नर ड्रोन। दोस्तों मधुमक्खी के अंदर जो नर होते हैं, नर ड्रोन होते हैं, ठीक है, वो जो बनते हैं ना वो अनिषेक जनन के द्वारा बनते हैं, बिना निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं नर ड्रोन। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अनिषेक जनन के द्वारा। तो जो नर ड्रोन है ये याद रखिएगा, अनिषेक जनन। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ आती है हमारे सामने जनन की। अब जनन के द्वारा दोस्तों नए नए जीवों का क्या होता है? निर्माण, और प्रकृति के ऊपर संतति बनी रहती है। तो दो तीन चीज़ें इसके अंदर और ज़रूरी है। क्या? पहली बात, नए नए जीवों का निर्माण, नए नए जीवों का निर्माण, और दोस्तों इसमें संतति के अंदर विभिन्नता भी आती है। संतति में विभिन्नता भी आती है, विभिन्नता। दोस्तों अगर देखा जाए तो हम जनन को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग जनन के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये तीनों भाग हम लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकृति के अंदर ये तीनों ही प्रकार जो जनन के होते हैं वो आपको जनरल रूप में मिल जाएंगे। मैं आज आपको यहाँ पर अभी एक छोटा सा सिनेरियो बता रहा हूँ कि आखिर किस किस प्रकार के जनन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो ये नीचे वाली चीज़ तो रब कर सकते हो, ऊपर ऊपर का लिखा रहने दो, ये सब ने नोट कर लिया होगा वैसे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन रब कर देते हैं, ठीक, और आगे चलते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो जनन है, रिप्रोडक्शन, दोस्तों वो 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? दोस्तों पहला जो रिप्रोडक्शन हो सकता है उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। जो दूसरा जनन है उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। और जो तीसरे प्रकार का जनन है दोस्तों उसे हम बोलते हैं कायिक जनन। दोस्तों अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अलैंगिक जनन की। दोस्तों अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होगा। एक वर्ड आपको बता रहा हूं जिसका नाम है युग्मक। तो यहाँ पे पहला चीज, युग्मक का संलयन नहीं, युग्मक संलयन नहीं होता। दोस्तों युग्मक क्या होता है पता है आपको? नर और मादा युग्मक, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ये शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं, यानी कि युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा और युग्मक का संलयन भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ युग्मक का निर्माण भी नहीं, और दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि जो युग्मक है इनका संलयन भी नहीं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे निषेचन भी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है? अलैंगिक। जैसे बहुत सारे प्रकार के हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ते भी हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ये सारे जनन दोस्तों कौन से जनन है? अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन के अंदर ये कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन के अंदर दोस्तों विभिन्नताएं भी बहुत कम आती हैं। तो अगला पॉइंट में एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, कम विभिन्नता, कम विभिन्नता। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि क्या विभिन्नता बिल्कुल नहीं आती, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि विभिन्नता नहीं आएगी। कुछ कुछ हद में विभिन्नता आ जाती है, मगर कुछ कुछ विभिन्नताएं नहीं आती हैं। अगली चीज़ होती है दोस्तों जिसका नाम होता है लैंगिक जनन। दोस्तों अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन लगभग बिल्कुल अलग है। सारी चीज़ें इसमें होगी, मतलब दोस्तों यहाँ पे युग्मक का निर्माण भी होगा, यहाँ पे युग्मक का संलयन भी होगा, और दोस्तों यहाँ पे निषेचन की अभिक्रिया भी होगी। मगर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पे अधिक विभिन्नता आएगी। आप लोग आगे पढ़ लोगे वैसे कि क्यों आती है, अभी तो केवल पॉइंट ही याद रखना। जब ए और बी मिलेंगे तो ए भी बनेगा, तो सीधी सी बात है। अगली चीज़ है दोस्तों कायिक जनन। दोस्तों कायिक जनन के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखनी है, और वो चीज़ क्या है? अगर मैं आपसे कभी भी कायिक जनन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों याद रखना कि पादप के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि जनन का एक और भी तरीका होता है, जिस तरीके को हम बोलते हैं कायिक जनन। जिस भाग से कायिक जनन होता है, जिस भाग से कायिक जनन होगा उस भाग को हम बोलेंगे क्रतोत्की। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लांट। और क्रतोत्की के अंदर जो ताकत होती है दोस्तों, ताकत जिसके जिससे क्रतोत्की से नया पादप बन सकता है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण शक्तता। इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। याद रखिएगा ये दोनों चीजें। दोस्तों याद रखिएगा कि हम लोग तीन प्रकार के जनन की बात करते हैं, जिसमें एक जनन अलैंगिक है, एक लैंगिक है, एक कायिक है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक। अलैंगिक जनन में कोई युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, कोई विभिन्नता नहीं आएगी। जब ए और बी मिल ही नहीं रहे तो विभिन्नता भी नहीं आ रही, सीधी सी बात है, सीधी बात। मगर दोस्तों यहाँ पे कायिक जनन क्या होता है? आप लोगों ने देखा है आलू से एक नया आलू बन सकता है, कायिक जनन का उदाहरण है। आपने देखा है कि आलू के अंदर आंखें होती हैं, उनको काट के डाल देते हो और नया आलू बन जाता है। बिल्कुल दोस्तों वो कायिक जनन नहीं है। आपने कभी देखा है, कभी भी आपके घर के आसपास कोई भी घास लगाने के लिए आता है, तो क्या घास लगाने के लिए बताइए कैसे आता है? मतलब ये बात तो आप भी मानते हो, अगर वो घास लगाने के लिए आता है तो वो घास ही लेके आता है, बीज नहीं लेके आता। यानी कि घास के तने के अंदर कायिक, मतलब इसकी कायिक जनन की यानी कि ताकत होती है। अगली बात, गन्ने को भी ऐसे लगाया जाता है, आपने लोगों ने देखा होगा। जैस्मिन जो पौधा होता है उसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम होता है। क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आप इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हो। मगर एक बात याद रखिएगा, पादप का कोई भी भाग, अच्छा एक एग्जाम्पल और, पत्थर चट्टा सुना होगा दोस्तों नाम, नो डाउट। पादप का कोई भी भाग
जिससे नए पादप का निर्माण हो सके, उसी भाग को हम बोलेंगे क्रतोत्की। और क्रतोत्की के अंदर जो नया पादप बनाने की जो क्षमता होगी, उस क्षमता को हम बोलेंगे पूर्ण शक्तता। बात सही है, याद रहेगी सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? बिल्कुल सही है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। कई सारे जनन के प्रकार हो सकते हैं, कई सारे जनन हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, मगर थोड़ा सा लेट। यहाँ पर प्लीज़ इसको नोट करिएगा, फिर चलते हैं फटाफट अंदाज में आगे की ओर। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? चलें जरा एक स्टेप और आगे। ओके दोस्तों, अब जरा यहाँ पे एक बात और आ जाती है हमारे सामने कि आखिर जो जनन होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। वैसे तो देखो, आप ये सब चीज़ें क्लास 12th में ही पढ़ोगे, मगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। दोस्तों, अलैंगिक जनन के अंदर होता क्या है? अगर मैं कभी भी आपको ये बात बोलूँगा कि ये जनन है अलैंगिक जनन, अलैंगिक, तो दोस्तों अलैंगिक जनन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे दोस्तों एक इसके अंदर एक चीज़ हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मुकुलन। क्या पढ़ते हैं? मुकुलन। दोस्तों मुकुलन को हम बोलते हैं बडिंग। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको केवल समझने के लिए। अगर मान लीजिए मैंने कभी भी आपको ऐसे करके हाइड्रा बना दिया, देखो, ठीक है, बन जाएगा ना? क्या लगता है? अरे बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्या लगता है? सुंदर बनेगा, नहीं बनेगा, क्या लगता है? बताइएगा ज़रूर मुझे। आपको लगता क्या है कि हर्षित सर कैसा डायग्राम बनाने वाले हैं? मतलब सुंदर या सुंदर नहीं बनेगा? ठीक है, मुझे बताओगे तो मुझे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा मुझे कि सच में आप कितना समझते हैं ये बात। दोस्तों ये होता है एक डायग्राम किसका? हाइड्रा का। ठीक है, उदाहरण क्या है मुकुलन का? एक उदाहरण हाइड्रा, या दोस्तों एक उदाहरण हो सकता है इसका ईस्ट। तो हाइड्रा या नहीं, हाइड्रा पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ये वही होता है जिसको बेकिंग कंपनी में काम में लेते हैं, किड़मन वगैरह के अंदर काम में लेते हैं, वो ईस्ट है। अब दोस्तों मान लो ये हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा क्या करेगा? इस हाइड्रा में से यहाँ से एक मुकुल निकल जाएगा, ऐसे छोटा सा हाइड्रा, और दोस्तों ये हाइड्रा यहाँ से अलग होगा और एक नए हाइड्रा का क्या कर लेगा? निर्माण। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन का एक प्रकार। दोस्तों एक और चीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्षमता। याद रखिएगा, पुनरुद्भवन की क्षमता इस प्रकृति पे सबसे ज़्यादा जिसके पास है उसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ दोस्तों, उदाहरण है वो प्लेनेरिया। दोस्तों प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है एक क्षमता जिसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन की ताकत। ऐसा होता है दोस्तों प्लेनेरिया, देखो ऐसा बन जाएगा, क्या बन गया? ठीक है, ऐसा होता है प्लेनेरिया। अब होता क्या है, प्लेनेरिया को आप जितने भागों में काटोगे दोस्तों उतने भाग से प्लेनेरिया नया नया बनेगा। मान लो इस प्लेनेरिया को 3 भागों में काट दिया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, तो दोस्तों यहाँ से एक नया प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर वाला भाग 1 और 3 बना सकता है, 3 वाला भाग 2 और 1 बना सकता है, 1 वाला भाग 2 और 3 बना सकता है। मतलब खतरनाक ही चीज़ है भैया, ये तो खतरनाक ही चीज़ है। पुनरुद्भवन इतना किसी में नहीं है भाई। आपके शरीर में भी ताकत होती है पुनरुद्भवन की, बालों के अंदर, नाखूनों के अंदर, आपके शरीर में सबसे ज़्यादा होती है आपके लिवर के अंदर। मगर देखा जाए तो छिपकली में, पूंछ काटोगे तो नहीं पूंछ आ जाएगी, मगर पूंछ से एक नया जीव नहीं बनेगा। तो पुनरुद्भवन है, मगर वो एक पुनरुद्भवन जनन का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण दे दिया आपको, 2 याद रखिएगा। अगली चीज़ दोस्तों, अगला एक एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है लैंगिक जनन। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लैंगिक जनन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो आखिर ये लैंगिक जनन होता क्या है दोस्तों? लैंगिक जनन में एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होती है। सुना है शुक्राणु और अंडाणु, बस 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 वही। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों पास पास आ जाएंगे और आपस में ऐसे हो जाएंगे तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। और दोस्तों निर्माण किस चीज का होगा? निर्माण होगा युग्मनज का। किसका होगा? युग्मनज। और दोस्तों युग्मनज से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है।
क्योंकि युग्मनज में लगातार मात्रा में एक ही प्रकार का विभाजन होगा, जिसे हम कौन सा विभाजन बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। विभिन्नता दोस्तों बहुत आती है इसमें, कॉपी में कहीं ना कहीं किनारे पे लिख लेना, लैंगिक जनन के अंदर जीन विनिमय के कारण विभिन्नता आती है, इतनी बात लिख देना। जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, मिक्सिंग होती है ना, वही चीज़ कुछ ना कुछ ऐसा ही है, बताएंगे कभी आपको जीन विनिमय भी। तो जीन विनिमय के कारण लैंगिक जनन के अंदर क्या आती है? विभिन्नता। दोस्तों अगली एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं कायिक जनन। तीसरा पॉइंट क्या नाम है? कायिक जनन। दोस्तों कायिक जनन का मतलब पादप में कोई भी भाग उससे नया भाग बन जाए। जैसे पादप है, इसके अंदर मान लो ये भाग है, अब यहाँ से अगर आपने ये वाला भाग काटा तो दोस्तों इससे एक नया निर्माण हो जाएगा, नया आलू का। ये कायिक जनन का बहुत अच्छा उदाहरण है। और कायिक जनन में जिस भाग से नए भाग का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलिएगा ज़रा। क्रतोत्की। और क्रतोत्की के अंदर वो ताकत जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है उसका नाम, बिल्कुल सही है, उसका नाम है पूर्ण शक्तता। तो क्रतोत्की से नए पादप के निर्माण होने की क्षमता को हम बोलते हैं पूर्ण शक्तता। बात क्लियर अच्छे से समझ में आ गई मेरी ये वाली राम कहानी? राम कहानी बड़ी मज़ेदार है, तो राम कहानी को बस समझते रहो, ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक भाग होता है किसका? अलैंगिक जनन का। तो हमने 2 पॉइंट यहाँ तक क्लियर कर लिए। हमने एक पॉइंट क्लियर ये कर लिया कि आखिर किस तरीके से पादप के अंदर लैंगिक जनन उपस्थित होता है, अलैंगिक होता है और कायिक जनन होता है। 2 चीज़ें हो चुकी है दोस्तों, वृद्धि हो चुका और जनन हो चुका। जनन भी एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो वृद्धि और जनन के बाद अब जरा हम तीसरी चीज़ पर चलेंगे दोस्तों, एक तीसरा कोई अलग स्पष्ट लक्षण। बात सही है? यहाँ तक बहुत आसान है ना चैप्टर, दिक्कत तो नहीं है ना किसी तरीके की भी, कोई भी बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे के एक और टॉपिक पे। फटाफट से तैयार वैयार रहा करो, बस तो चलना आगे है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।